कानून जो बनता है 11 में वो आज तक सही से लागू नहीं होता है। उसका भी नियमावली 2022 में पूछा जाता है उससे। 2 कोचिंग संस्थान को जला दिया जाता है। पुलिस आती है तो 2 पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया जाता है। बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो सचिन शर्मा है उनके अस्थियों को घुमाया जाएगा। कोचिंग संस्थान के जो मालिक होते हैं अपने आप को शिक्षक कम और मुस्टंडे ज़्यादा समझते हैं। आज की डेट में लगभग 1000 करोड़ टर्नओवर माना जाता है पटना के कोचिंग इंडस्ट्री का। सिर्फ जिस तरह से पॉलिटिक्स किया गया था आरजेडी, एलजेपी, जेडीयू के द्वारा, और पटना में एक छात्र की डेथ हुई थी और आरोप लगा था कि कोचिंग संस्थान के मालिक के बॉडीगार्ड ने उनको गोली चलाई थी। और एक किताब भी है, उस किताब का नाम है अ मैटर ऑफ रैट्स, अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ पटना। जिन छात्रों ने प्रोटेस्ट किया उन्हीं को 28% उनका फीस महंगा हो गया। दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान के अंदर 3 छात्रों की मौत हुई है डूबने के कारण, और उसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। पटना में भी हो रहा है। पटना में जांच के आदेश भी डीएम के द्वारा दे दिया गया है। आज हम आपको इसकी कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको एक कहानी बताएंगे। इसी बिहार के पटना में एक छात्र की डेथ हुई थी और आरोप लगा था कि कोचिंग संस्थान के मालिक के बॉडीगार्ड ने उनको गोली चलाई थी और गोली से उसकी मौत हुई थी। वो 2010 में घटना घटी थी। उस पूरे घटनाक्रम को आपको बताएंगे। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि उस घटना के बाद जिस तरह से पॉलिटिक्स किया गया था आरजेडी, एलजेपी, जेडीयू के द्वारा, और उसके अलावा फिर उसके साथ साथ है जो एक्ट पास किया गया था बिहार में। बिहार पहला स्टेट था जिसने इस तरह का कोई कानून बनाया था, बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010। ये भी बताएंगे आपको। थोड़ी सी झलक आपको हम इस बात की भी देंगे कि उस एक्ट में था क्या, और उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कैसे 1990 के दशक से जो एक इंडस्ट्री इमर्ज किया बिहार के अंदर, खास करके पटना के अंदर। कहा जाता है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया का अलग अलग कोचिंग सेंटर का हब बताएंगे तो ईस्ट इंडिया का हब पटना ही माना जाता है। तो इसको समझने के लिए आपके लिए एक किताब भी है। उस किताब का नाम है अ मैटर ऑफ रैट्स, अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ पटना। इस किताब के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए एक वीडियो और भी हम आपको बताएंगे जिसमें कि पूरा इतिहास बताएंगे, कैसे कोचिंग इंडस्ट्री इमर्ज किया, कितना इसका टर्नओवर है। आज की डेट में लगभग 1000 करोड़ टर्नओवर माना जाता है पटना के कोचिंग इंडस्ट्री का। सिर्फ लगभग 5000 के आसपास तो कम से कम 5 से 7000 कम से कम सिर्फ कोचिंग सेंटर पूरे बिहार में फैले हुए हैं। तो वो सब बताएंगे, लेकिन वो दूसरे वीडियो में। आज हम सिर्फ इस घटना के बारे में बताते हैं जो 2010 में हुआ था। फरवरी का टाइम था, एग्जाम होने वाला था, 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम, उसके अलावा फिर 12th के एग्जाम के बाद सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले थे, सारे एडमिशन के एग्जाम, मेडिकल वगैरह सब, कैट वगैरह जितना भी कुछ होने वाला था। अब जितने कोचिंग संस्थान क्योंकि पैसा पहले ले लेते हैं वो 3 महीना 6 महीना का, तो वो कोर्स पूरा किए नहीं थे और बहुत सारे स्टूडेंट को बाहर निकाला जा रहा था जो पैसा नहीं दे पा रहे थे अपने हॉस्टल का, इन चीज़ों का। सारे स्टूडेंट जमा हुए, लगभग 5000 स्टूडेंट यहीं भिखना पहाड़ी जो नया टोला का जो रोड है वहाँ पे जमा होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हो जाता है। वायलेंट इतना होता है कि उस प्रोटेस्ट के दौरान 2 कोचिंग संस्थान को जला दिया जाता है। पुलिस आती है तो 2 पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया जाता है। उसके बाद फिर उस समय मनु महाराज हुआ करते थे एसपी, और उनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ। जब ये भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रही थी तब वहाँ पे पटना के आईजी आते हैं, पीएन राय हुआ करते थे, और डीआईजी जितेंद्र कुमार, दोनों आते हैं। दोनों स्टूडेंट को कहते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, जो भी आपकी डिमांड है वो रखिए, सरकार के पास एक्शन लिया जाएगा। उस समय तो स्टूडेंट लोग शांत हो गए, अपना जो भी कुछ डिमांड था रख दिया, चले गए वहाँ से वापस। लेकिन शाम होते होते फिर से उसी नया टोला का जो गोपाल मार्केट है वहाँ पे 6 कोचिंग संस्थानों को जला दिया गया, और यहीं पे वो घटना घटती है जिसमें कि सचिन शर्मा नाम का जो बिहार शरीफ के थे उनको गोली लगती है। गोली कहाँ से चली आज तक क्लियर नहीं हुआ है। रामविलास पासवान ने डिमांड किया था कि सीबीआई की जांच इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन आज तक पता नहीं चला है कि कहाँ से वो गोली चली थी। वो छात्र सचिन शर्मा मारा जाता है। स्टूडेंट लोगों का कहना है कि वो गोली जो चली थी वो कोचिंग संस्थान के मालिक के बॉडीगार्ड के बंदूक से चली थी, क्योंकि उस दौर में या अभी भी कोचिंग संस्थान के जो मालिक होते हैं अपने आप को शिक्षक कम और मुस्टंडे ज़्यादा समझते हैं। वो अपने आप को क्या बॉडी बिल्डर कह लीजिए, या फिर मसल्समैन कह लीजिए, या फिर बाहुबली अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। 4-6 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं आपको ज़्यादातर। अभी तो थोड़ा कम हुआ है, पहले तो इससे बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति थी पटना के कोचिंग संस्थान के मालिकों की। तो उसके बाद फिर चूंकि डेथ हो चुकी होती है, प्रोटेस्ट और ज़्यादा वाइड हो जाएगा। अगले दिन फिर नीतीश कुमार खुद छात्रों को शांत होने का आग्रह करते हैं, हर तरह का
कानून बनाने का वादा करते हैं। 10 तारीख को फिर से लालू यादव का स्टेटमेंट आता है, रामविलास पासवान का स्टेटमेंट आता है, उसके बाद फिर वो सीबीआई की इंक्वायरी की जांच करते हैं और इसी बीच फिर 10 तारीख को ही वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, अभी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं आपके अंजनी कुमार, इन्होंने अनाउंस किया कि बिहार सरकार पहले सोच रही थी कि एक नियमावली लाया जाएगा कोचिंग संस्थानों को कंट्रोल करने के लिए, वो जो गलत काम कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब सरकार ने नया कानून, एक्ट, अध्यादेश लाने का मन बना लिया और बहुत जल्दी लाया जाएगा और अध्यादेश लाया भी गया। बिहार पहला स्टेट था जिसने इस तरह का कोचिंग संस्थानों को कंट्रोल करने के लिए कोई अध्यादेश लाया था और उस अध्यादेश का नाम था बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, जो 2011 में पास भी हो गया। लेकिन उसकी नियमावली 2022 तक नहीं बनी। 2022 में जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ तो फिर से जब हल्ला हुआ तो फिर सरकार ने बोला कि नियमावली बनाते हैं और लोगों से ओपिनियन लेने लगी कि क्या क्या इसमें नियमावली होनी चाहिए। हालांकि नियमावली जो फर्स्ट हैंड नियमावली थी वो अध्यादेश में बनाया जा चुका था, उसको कुछ हद तक इम्प्लीमेंट भी किया गया, लेकिन नियमावली सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मतलब जब बनाया ही नहीं गया तो लागू क्या होगा उसका। तो आज तक स्थिति वही बनी हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि 14 साल से जब जब इस तरह का कोई मुद्दा उठता है तो उस नियमावली के ऊपर बात होती है, उस एक्ट के ऊपर बात होती है जो बिहार सरकार पहला स्टेट था करने ऐसा एक्ट बनाने वाला, उस पर लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बहरहाल जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो प्रोटेस्ट जारी रहा। 9-10 तारीख को इन्होंने अनाउंस किया, 11 तारीख को भी प्रोटेस्ट चलता रहा, 12 तारीख को अब थोड़ा सा बंटने लगा। एलजेपी आरजेडी अलग प्रोटेस्ट कर रही है, लेफ्ट के लोग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 12 तारीख को एलजेपी ने अनाउंस किया कि 11 तारीख को अनाउंस किया, 12 तारीख को इन्होंने किया था और आरजेडी ने मिल करके कि बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो सचिन शर्मा है उनके अस्थियों को घुमाया जाएगा। उसी दिन फिर आपके 11 तारीख को आयशा ने अनाउंस किया कि सारे कॉलेजेस में, बिहार के सारे कॉलेजेस में बंद किया जाएगा। और उसके बाद फिर 11 तारीख को अनाउंस हो चुका था कि नया कानून बनेगा। उसके बाद फिर 13 तारीख को आयशा ने कहा कि पूरा मतलब ये आपका जो है वो यूनिवर्सिटी बंद रहेगा। 15 तारीख को कॉल दे दिया एलजेपी ने। तो प्रोटेस्ट का दौर 1 हफ्ते तक जारी रहा और प्रोटेस्ट ऐसे ही होते, कोई मुद्दा जब पैदा हो जाता है खुद ब खुद छात्रों के द्वारा स्वतंत्र रूप से, तो सारी पार्टियां उसको भुनाने के लिए आ जाती है और अपने अपने स्टेटमेंट देते हैं, जो कि उसकी यहाँ पे भी हुआ था। तो अब उस कानून को थोड़ा सा देख लेते हैं, जिस कानून को उस समय बिहार सरकार ने बनाया था, जो 2011 में इनेक्ट हो गया था लेकिन आज तक लागू सही से नहीं हुआ। उस कानून का मेनली बेसिकली ये था कि जितने भी संस्थान अभी तक चल रहे हैं बिहार के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, उन सभी को 30 दिनों के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार के नजर रजिस्ट्रेशन का फीस 5000 रुपया था, 3 साल तक रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसके बाद फिर 3 साल के बाद आपको रिन्यू कराना होगा। हर 3 साल के बाद 3000 रुपया उसमें पैसा लगेगा। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था, 5000-3000 रुपये इनकी मोटी कमाई के सामने। इसके अलावा और भी बहुत सारे थे। एक तो संस्थान था, उसके ऊपर भी विरोध था कि भाई जो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या व्यक्तिगत रूप से पढ़ा रहे हैं, संस्थान तो नहीं है ना कोचिंग संस्थान, हर कोई व्यक्तिगत रूप से अकेले ही पढ़ा रहा है तो उसको कैसे आप लीजिएगा। तो उसमें फिर हाईकोर्ट में भी मामला गया। हाईकोर्ट में 2011 में ही फैसला सुना दिया कि नहीं, ये कानून में कोई बदलाव नहीं हो, कानून सही है। लेकिन उसके हाईकोर्ट ने सपोर्ट कर दिया बिहार सरकार को, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट बिहार सरकार नहीं करा पाई। 2022 से कह रही है कि ओपिनियन मांग रही है उसके ऊपर। इसके अलावा और भी बहुत तरह के कानून थे, जैसे कि जो भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उसका जगह कम से कम, अगर एक छात्र है तो उसके लिए कम से कम 1 स्क्वायर मीटर का जगह होना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर जो कोचिंग संस्थान वाले थे जब पटना हाई कोर्ट में गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ इतना जगह कहाँ से लाएंगे, जगह आप सरकार दे दीजिए। तो सरकार भाई क्यों देगी, क्योंकि आप कोई चैरिटी थोड़ी चला रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। जो नियम है उस नियम के हिसाब से कीजिए, और उसी नियम को पालन नहीं करने के कारण तो दिल्ली में ये घटना घट गई है आज। हालांकि जब लॉजिक दिया है तो सरकार ने लॉजिक भी दिया है कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 हुआ है पास, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक छात्र के ऊपर जो ट्रेनिंग जगह होगा उसमें एक के ऊपर 3 मीटर का स्क्वायर मीटर का जगह होना चाहिए। तो ये तो 1 स्क्वायर मीटर ही का ही डिमांड कर रही है बिहार सरकार का जो नियम है। ऐसे और बहुत सारे नियम कानून थे जिसके ऊपर एक एक करके, जैसे टीचर ग्रेजुएट तक कम से कम पढ़ाई होना चाहिए, उसका मैक्सिमम स्टूडेंट कम से कम इतना से ज़्यादा नहीं हो सकता है, टॉयलेट होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, फायर ब्रिगेड, ये सब जो नॉर्मल होता है वो सब इसके कानून थे। अब इस कानून के अलावा उसके अंदर इस कानून को लागू कराने के लिए या उसका रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया के लिए हर जिले में एक कमेटी बना दिया गया, रजिस्ट्रेशन कमेटी के अंदर 4 सदस्य बनाए गए। एक डीएम, एसपी जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे वो, और उसके अलावा उस यूनिवर्सिटी उस जिले का कोई भी एक कॉलेज का एक प्रिंसिपल। अगर वहाँ पे उस जिले में 5 कॉलेज हैं
तो एक साल ये प्रिंसिपल रहेंगे उसके मेंबर, अगले साल कोई और रहेगा, अगले साल कोई और रहेगा, वो रोटेट होता रहेगा। लेकिन सरकारी कर्मचारियों का इसमें दबदबा था, क्योंकि एसपी भी रहेगा, डीएम भी रहेगा, उसके बाद जो आपके एजुकेशन ऑफिसर हैं वो भी रहेंगे, सरकार का पूरा इसके ऊपर दबदबा था। इसमें कोई कोचिंग की तरह संस्थान की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं था। लेकिन अगर मान लीजिए इस कमेटी ने जो फैसला दिया है, किसी कोचिंग संस्थान के खिलाफ कोई फैसला दिया है, तो उसकी सुनवाई करने के लिए डिवीजन कमिश्नर जो होते हैं, डिविजनल कमिश्नर, उसके यहाँ जाकर के ये लोग अपील कर सकते थे और उसकी सुनवाई 45 दिनों के अंदर होनी थी। ये भी सरकार ने नियम बनाया। सरकार ने अगर ये नियम बनाया कि 30 दिनों के भीतर सारे पुराने कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो सरकार ने ये भी नियम बना दिया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो लेटर लिखा जाता है, एप्लीकेशन लिखा जाता है, उसके लिखने के 30 दिन के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन या तो हो जाए या कैंसिल हो जाए, उसके ऊपर फैसला हो जाना चाहिए। तो दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे थे। अब इसमें अगर कोई संस्थान किसी भी तरह का कोई भी गलत काम करता है या वो वायलेट करता है किसी भी इस कानून के किसी भी नियम का, तो यहाँ तक फिक्स कर दिया गया था कि अगर पहली बार वायलेट कर रहे हैं तो 25,000 का जुर्माना होगा, दूसरी बार कर रहे हैं तो 1 लाख का जुर्माना होगा, तीसरी बार वायलेट किए तो आपका रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसके खिलाफ ट्यूशन संस्थानों ने बहुत सारे विरोध किए, हाईकोर्ट भी गए। उनका ये भी एक आर्गूमेंट था कि शिक्षण संस्थान जो थे, जो ट्यूशन के कोचिंग सेंटर्स जो थे, उसके मालिक का ये भी कहना था कोर्ट के अंदर कि एजुकेशन तो संवर्ती सूची में आती है, ये राज्य का सिर्फ अकेले क्षेत्र है नहीं, तो इसमें राज्य सरकार कानून बना ही नहीं सकती है। लेकिन राज्य का भी तो क्षेत्र है, राज्य का क्षेत्र है अगर, तो कोचिंग संस्थान के ऊपर कानून बना सकती है, कोर्ट ने यही कहा। तो इस तरह के बहुत सारे इसके ऊपर चलता रहा। लेकिन इन सब के बीच इस पूरे कानून का प्रभाव क्या पड़ा, बिहार के अंदर कोचिंग संस्थानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि एक तो ये कि 2010 में कानून जो बनता है 11 में, वो आज तक सही से लागू नहीं होता है, उसका भी नियमावली 2022 में पूछा जाता है उससे, तो उसका कोई इम्पैक्ट तो रहा नहीं। लेकिन इसके सहारे सरकार जीएसटी लेना शुरू कर दी 28% सारे कोचिंग संस्थानों से। अब कोचिंग संस्थान खुद तो अपने जेब से देगा नहीं जीएसटी 28%, तो वो लेने लगे छात्रों से, और इस बीच में पिस गए छात्र। जिन छात्रों ने प्रोटेस्ट किया उन्हीं को 28% उनका फीस महंगा हो गया। क्योंकि इस कानून में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया, छात्र बार बार डिमांड करते रहे कि इसमें फिक्स किया जाए कि अधिकतम कितना फीस ले सकते हैं किस कोर्स का, लेकिन कहीं पे भी ये सरकार ये नियम नहीं बनाई और उसका सारा बर्डन पड़ा छात्रों के ऊपर, छात्रों को एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ा। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे पटना का जो कोचिंग इंडस्ट्री है, वो किताब जो अ मैटर ऑफ रैट्स, अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ पटना, 90 के दशक से उसको ट्रेस करता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल इसके ऊपर हैं कि क्या टर्नओवर है, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने कोचिंग संस्थान हैं, किस तरह के मामले हुए। ये आपको हम अगले पटना से रिलेटेड और उसमें कुछ देश का परिप्रेक्ष्य भी आपको बताएंगे, देश में किस तरह से इसका ये कोचिंग संस्थान का पूरा जमावड़ा चल रहा है। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।